आज हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर इनाम राजा, जो कि लाइफ कोच हैं, माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं। तो इनसे जानेंगे कि वो क्या सक्सेस की क्या साइंस और क्या साइकोलॉजी बताते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर इनाम राजा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी कुछ अपने वक्त निकाला और प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड है कि साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस क्या है, यानी सक्सेस की साइकोलॉजी क्या होती है, और स्ट्रेस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस यानी जो टर्म है इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में बात करने का। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका सर्टेन माइंड सेट है, उनमें कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से वो वन आफ्टर अदर सक्सेस उनको मिल रही है, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं और ऐसा कौन सा माइंड सेट है जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिल रही है। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत शायद मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, उसमें क्या माइंड सेट है, तो ये है साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ओके, तो हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि जो बेसिक आदात हैं उनमें ऑब्वियसली आदात का, डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। किसी भी इंसान की जो सक्सेस होती है, उस कामयाबी सिर्फ लक का नाम तो नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली उसमें आपकी डिसिप्लिन का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और आप एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? तो पहले थोड़ा सा मतलब मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि माइंड और ब्रेन, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि शायद ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है, जहन और दिमाग एक ही चीज़ है। लेकिन ये बहुत क्लियरली दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो ब्रेन है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे बॉडी में जो है स्टमक है, मैदा है, किडनी है, लंग्स हैं। तो दिमाग जो है या ब्रेन वो एक ऑर्गन है जिसका एक काम है। लेकिन जो माइंड है वो एग्जैक्टली मतलब हमारे स्कल में नहीं है। वो माइंड जो है वो टेंजिबल चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कहाँ है। तो कुछ साइंटिस्ट इस तरह डिफाइन करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से जो माइंड बनता है बेसिकली। लेकिन माइंड बेसिकली आपका तीन तरह के माइंड है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, सुनते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स में देखते हैं, वो कॉन्शियस माइंड पिक करते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ऐसा है जिसको आप हैबिट माइंड भी कह सकते हैं। तो जो हम रन हो रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से नहीं हो रहे, वो सब कॉन्शियस माइंड से हो रहे हैं। तो हमारी जो बेसिकली अब यूँ समझ लें कि सॉफ्टवेयर है जो हमें रन कर रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड है। सही वर्ड आपने इसके हाँ, लिए। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है उस पर वर्किंग की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो हम 7 साल तक समझेंगे उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। अब रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वही सॉफ्टवेयर अगर अपडेट ना हो उस बच्चे को रन करते हैं। तो अगर इस दौरान सेल्फ डेवलपमेंट ना हुई, आपने अपने ऊपर मेहनत ना की, तो आप वही चाइल्डहुड ब्रेन के साथ उन्हीं कॉन्सेप्ट, उन्हीं जो है लिमिटेड बिलीव्स के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसलिए या तो पेरेंट्स और टीचर शुरू में सबकॉन्शियस माइंड को सही फीड करें। अगर चीजें भी ऑब्सोलीट हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, बिल्कुल, तो आप अपने माइंड को किस तरह से हाँ, जिस तरह हमारे मोबाइल में भी एक अरसे बाद हमें अपडेट्स आती है कि इसको अपडेट कर लें सॉफ्टवेयर को। तो जब आप बड़े होते हैं शुरू में तो आपका शायद वही माइंड सेट होता है जो आपको मुआशरे से मिला। लेकिन एट सर्टेन स्टेज आप आफ्टर 18, 19, 20 जब आप शऊर को पहुंचते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अनलर्न करनी है, यानी जो हमने शायद गलत सीखी हैं, सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ये लिमिटेड बिलीव्स हैं, हमें इनसे जो है छुटकारा हासिल करना है। तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उन चीज़ों को बेसिकली रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। उसकी बहुत सारी तरीक़े हैं, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ प्रैक्टिस के बाद उसमें से जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं और आप अपडेट कर सकते हैं न्यू ग्रोइंग माइंडसेट के साथ, अच्छे और जो भी ग्रोथ माइंडसेट वाली बिलीव्स उनके साथ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऑब्वियसली अपनी यानी सेल्फ डेवलपमेंट में, एक तो मैं सबसे मेरे लिए मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग, हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत रहेगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट आपकी सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखें, जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज़
हमारे लिए भी, उस मैकेनिक के लिए भी जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। तो जब हम अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो इवेंचुअली हमें लगता है कि मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहा है, कर पा रही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझ में। और वो हो सकता है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप में ना हो। तो सबसे पहले हमने सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ये जानना है कि मुझ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो फिर आप वर्क कर सकते हैं और अपनी वो आदत को, उन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। और जो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं बट वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? देखिए, जब आप सेल्फ अवेयरनेस आपको हो जाती है तो आप अपनी चीज़ों पर काम करना शुरू करते हो, तो बहुत जल्दी आप जो है अपने डर और खौफ पर काबू पा लेते हैं। ये जो डर है, जब हम बात करते हैं माशरे में कि आप में डर या खौफ नहीं होना चाहिए, तो लोग अमूमन ये समझते हैं कि डर या खौफ का मतलब है कि मैं किसी से, मतलब किसी पर्सन से डरूं। हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे हार्म कर देगा या हाँ, वो डर एक डर है, लेकिन जो हमें आगे जाने से रोक रहा है, ये वो डर नहीं है। हमारे अंदर एक डर है, और छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे डर हैं। कि मसलन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर ये खौफ है कि मैं नाकाम ना हो जाऊं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं तो लॉस ना हो जाए। यानी हर चीज़ में हमने एक छोटा सा खौफ पाला हुआ है, और वो हमें आगे बढ़ने से, वो हमारे पाँव की जंजीरें बन चुके हैं। तो हर चीज़ में हमें एक खौफ नज़र आता है। तो अगर हम एक दफ़ा अपने आप पर ट्रस्ट कर लें, अपने आप को जान लें, और अब जान लें कि आप में ये एबिलिटी है, तो आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा आप खौफ ख़त्म हो गया तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा, और फिर हर स्टेप पर आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए पहले खौफ को ख़त्म करना ज़रूरी है, जो हर जगह पर हमारे खौफ हैं उन चीज़ों को। लाइक आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह से वो खौफ खत्म कर सकते हैं? कुछ ऐसे यानी कुछ आदत या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे ये आप यानी जो शख्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई कोशिश नहीं करना चाहता, या अगर जॉब के लिए अप्लाई करना रिजेक्शन का खौफ होता है, तो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है जिस तरह से आपने कहा, तो उसको अपने जो भी उसने इन्वेस्ट किया उसके लॉस होने का खौफ होता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज में अगर हम देखें तो क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से खौफ ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, पहले तो हमें ये सोचना होगा, देखना होगा कि ये खौफ हमें आया कैसे। तो इसके लिए पीछे जाना होगा। अमूमन जब हम बच्चे होते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक जब तक वो बच्चा 18 को पहुंचता है, तकरीबन अराउंड 1.5 लाख दफ़ा वो ये सुन चुका होता है कि यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते। तो कभी माँ से, कभी टीचर से, कभी कोलीग्स, फ्रेंड से। तो जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारा जो ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि हम यानी न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। तो जब भी हम कुछ सुनते हैं तो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है और एक कनेक्शन बनता है। अगेन सुनते हैं तो वो कनेक्शन, वही पाथवे होता है। तो ये थोड़ी सी ब्रेन केमिस्ट्री। सो आप अगर कोई चीज़ की रिपीटेशन होगी, किसी माँ बाप के किसी बोलने की, या पेरेंट्स या टीचर्स की, या इवन आपके माशरे में दूसरे लोगों की, तो आप वो नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्गर करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ड वायर। तो एक सर्टेन कॉन्सेप्ट बच्चों में हार्ड वायर हो जाता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता। तो असल में खौफ इसलिए आता है कि बचपन से हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैथ नहीं कर सकते, साइंस नहीं कर सकते। तो हमने उनको डरा के रखा है, बहुत सारे खौफ हैं उसके अंदर। तो अगर आप वो हार्ड वायरिंग हो चुकी है ब्रेन में, तो आप सोचें हुई कैसे। जैसे मैंने बताया कि रिसर्च के मुताबिक 1.5 लाख दफ़ा, शायद थोड़ा बहुत अराउंड दिस नंबर, 1.5 लाख दफ़ा आपने उस बच्चे को बोला कि आप सर्टेन काम नहीं कर सकते। तो अब आप एक दिन में तो ये नहीं हो सकता कि अब उसको एकदम यकीन दिला दें कि आप कर सकते हो। तो एक तरीका तो है, आप जिस स्टेज पर भी हैं, आपको नए कनेक्शन बनाने होंगे ब्रेन में, न्यू कनेक्शन, न्यू वायरिंग होगी ब्रेन में। इसको हम कहते हैं रीवायर योर ब्रेन, अपने ब्रेन के द्वारा वायरिंग करें। तो एक सूरत है कि सबसे पहले आप अपना माहौल बदलें। यानी अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त आपको ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपको हमेशा ऐसे दोस्त शायद मिलेंगे, नहीं ये शायद तुम्हारे बस में नहीं है, ये नहीं होगा। तो उनका जो कहना है वो आपके पुराने खौफ को दोबारा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे दोस्तों से, ऐसी कंपनी को छोड़ दें किसी तरीके से, और ऐसे दोस्त अपने गिर्द गिर्द रखें, ऐसे लोग रखें जो आप हमेशा आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं। तो जिस तरह बचपन में इतनी दफ़ा हमने सुना कि आप नहीं कर सकते, अब उतनी ही दफ़ा
आपने ये सुनना है कि कर सकते हो। अब इतने लोग तो हमारे अराउंड है नहीं जो हर एक हमको बोले, और बीइंग एडल्ट बुक को बोलता भी नहीं है। तो एक तरीका ये है कि आप खुद अपने आप को बोले, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। यानी आप लिख भी सकते हैं, फर्ज करें कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो हमेशा अपने आप को 1-2-3 दफ़ा बोलें रोज़ाना कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, और मुझे सब इसकी समझ है, मैं मजीद नॉलेज। तो जब आप बोलते हैं तो आप वही मैसेजेस, न्यू कनेक्शंस बना रहे हैं। अगर आपके न्यू कनेक्शंस ओल्ड से स्ट्रॉन्गर हो गए तो आपके बिलीफ बेसिकली चेंज हो गया। तो आपने अपनी हार्ड वायरिंग जो है वो बेसिकली नहीं कर दी, रीवायर कर दिया उस ब्रेन। तो जो भी आप शुरू कर रहे हैं काम, उसमें बहुत ज़्यादा अपने अफर्मेशन दें, लिखें, पॉजिटिव। ऐसे दोस्तों के साथ बैठें जो मे बी उस फील्ड में आपसे बेहतर हैं, क्योंकि वो आपको इनकरेज करेंगे। सक्सेसफुल पीपल कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करते। आप कामयाब लोगों के साथ बैठे हो, आपको बोलेंगे, बिल्कुल वो आपको बताएंगे कि आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों की कंपनी रखें तो आपके आस्ता आस्ता जो है बिलीफ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जो डर था, खौफ था, निकल जाएगा। और जब नए बिलीफ्स आएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि आपने हज़ारों खौफ पाले हुए हमने, तो वो एक दफ़ा ख़त्म होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा, आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यूँ ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इतनी जल्दी जल्दी, अब तो यंग एज में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जेनजीज का ज़्यादातर माइंडसेट होता है कि अपना स्टार्टअप करना है, और बस इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत सी हम ट्रेड्स भी देखते हैं जेनजीज में, जो कि डिसिप्लिन ना होना, या फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ना सोचना, मतलब बहुत ज़्यादा देर एक चीज़ पर वो अपना टाइम फोकस भी नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी इस जनरेशन की अगर बात करें तो बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हो रही है। तो आप क्या समझते हैं इस जनरेशन में उन्होंने ऐसा क्या चेंज देखा, या अपनी यानी बॉडी की तो बहुत हम बात करते हैं, लेकिन हम माइंडसेट की भी बात करेंगे ज़रूर, कि एक आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट देता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाना तो आपको बहुत अच्छा, आपको पॉजिटिव सोच देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जो बिलीफ सिस्टम या फिर जो जनरेशनल ट्रॉमास हैं, उसको किस तरह से आप लिंक करेंगे इससे? जिस तरह आपने कहा कि आजकल की जनरेशन जो है, जिस तरह अगर पहले दौर में देखा जाए तो जो जो सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जो होता था, वो अमूमन अगर आपसे 50 साल पहले जाए तो वो कोई पुराने एज का कोई ना कोई 60-70, हाँ, एक्सपीरियंस बंदा होता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कितने यंग बिलियनर्स आए और उन्होंने इस चीज़ को तोड़ दिया कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपीरियंस या ओल्ड होना लाजमी आपको होने के लिए, विजडम ज़रूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हुआ ये कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबल इस वर्ल्ड की वजह से, वो उसमें सीखने की सलाहियत बहुत है। तो शायद पहले लोग सिर्फ तजर्बे से सीखते थे, या काम करके जो है उसमें उनका लॉस होता था, और अपने तजर्बात से ये नहीं सीखते थे। लेकिन आजकल चूँकि हम एक ग्लोबल सिटी बन चुके हैं, तो लोग एक दूसरे के तजर्बात से बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए अगर आप वो ज़रूरी नहीं कि वो खुद एक्सपीरियंस करें, बिल्कुल वो दूसरों से लर्न कर रहे हैं। मसलन यहाँ बैठकर आप अपने रूम में बैठकर आप केस स्टडी कर सकते हैं फेसबुक के ऑनर का या एलोन मस्क का, तो आपको पूरी एक जो है ना माइंडसेट समझ आ जाता है उनका, जब उनके केस स्टडी देखते हैं, पाथवे समझ आ रहा होता है। अच्छा, इस तरह से सक्सेस मिल सकती है। हाँ, और इसी तरह जो दूसरी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो उनको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इस जनरेशन में ये चीज़ अच्छी है कि वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उसको अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो बजाय कि वो 1000 दफ़ा फेल होकर फिर सीखें, वो दूसरों के फेलियर और सक्सेसेस को देखकर सीख रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आगे जा रहे हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगा इस जनरेशन को और अपने जो यूथ को कि वो सीखें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अडेप्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव चेंज को जरूर अडेप्ट करें, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। और डॉक्टर इनाम हमें बताए थे जेनजीज की जो यानी खुसूसियात हैं सक्सेस हासिल करने के लिए। अच्छा, आप ये क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इससे इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा सैड भी कहा जाता है, या लोनली या सैड क्यों कहा जाता है? आप क्या समझते हैं? जो आप यकीनन लाइफ कोच भी हैं, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं,
बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे टू चेंज देयर लाइफ, टू शेप देयर लाइफ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जनरेशन में उन्होंने ऐसा क्या पैटर्न चेंज किया है, या फिर ऐसी क्या बात है जो इतना सैड कहा जाता है इनको? इसकी एक रीज़न तो ये है कि चूँकि इसके जहाँ फ़वायद हैं ग्लोबल सिटी बनने के, वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। तो पहले अगर फ़र्ज़ करें कि पुराने वक्तों में अगर आपको कंपेयर करना होता तो शायद आपका अपना गांव या सिटी या मोहल्ला होता था जिसमें आप चंद लोगों से अपने आप को कंपेयर करते थे, और उसमें आप या सबसे बेहतर होते थे या कुछ कंपैरिजन था। लेकिन अब जो है, जब से हम ये ग्लोबल एक बिल्कुल छोटी सी दुनिया बन गई है, तो लोग अपना कंपैरिजन मतलब बहुत बड़ी अमाउंट से लोगों से कर रहे हैं कि इवन जो बिलियनर्स हैं उनसे कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपने वो शायद स्ट्रगल ना की हो, शायद आपने वो रिसर्च भी ना की हो, वो मेहनत भी नहीं की हो जो एक आपकी एज के शख्स ने दूसरी जगह बैठकर की है। बट आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी सक्सेस को देख सकते हैं, आप उसके फेलियर्स को नहीं देख सकते, बट आप उनकी सक्सेस को देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यूथ जो है वो ये कंपेयर कर रही है अपने आप को हर एक से, चाहे वो शेप हो फिजिकल, चाहे वो लाइक्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, हर चीज़ में वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और ये चीज़ डिप्रेस कर देती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अगर आपने मुकाबला करना है तो अपने आप से ही करें, अपने कल से करें कि मैं कल ऐसा था या ऐसी थी, आज मैं उससे बेहतर हूँ। तो अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करें, यही सक्सेस है। यानी ग्रोथ जो है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी नॉलेज में, आपके फाइनेंसेस में, ये सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं कि आप किसी से बेहतर हो जाएं। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, तो इससे मतलब एंग्जाइटी कम होगी और कंपैरिजन कम से कम करें अपने आप। ओके अच्छा, आपने इससे पहले आपने बहुत अच्छा डिफाइन भी किया कि सक्सेस ये नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करके आप ये समझे कि हाँ मैंने इसको, यानी एक जो होता है ना मुकाबला होता है, तो आप उस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन रहे। आप एक, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक इंडिविजुअल और एक यूनिक उसके साथ पैदा किया है, खासियत के साथ पैदा किया है। तो अगर आप उस यूनिक और ऐसी खासियत के साथ अगर काम करेंगे तो शायद बहुत एक मिसाल बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कॉपी करेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसे ही वो सलाहियत दी हो। सो अगर हम अगेन बात करें सक्सेसफुल लोगों की, तो कौन सी ऐसी 3 आदत आप समझते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से उन्हें इतनी तेज़ी से सक्सेस मिल रही है? जी, तो वैसे तो बहुत कॉमन हैबिट्स हैं और आदत हैं लोगों में जो सक्सेसफुल पीपल हैं, लेकिन आपने चूँकि 3 बोला है तो मैं पहली आप बता सकते हैं, लेकिन अच्छा 3 की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे अहम चीज़ जो है वो साबित कदमी है। यानी अगर आपने कुछ शुरू किया है और आप उसमें सक्सेस आपको मिल रही है, तो आप उसको हाफ में वे में ना छोड़ें, अनलेस के आप देख रहे हैं कि ये प्लान वर्क नहीं कर रहा, तो उसी को थोड़ा अडॉप्ट कर लें और उसमें चेंजेस कर लें। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर जो है वो ये है कि आप एक काम शुरू करते हैं, किसी भी वजह से उसको छोड़ते हैं, दूसरा शुरू करते हैं, फिर उसको भी छोड़ते हैं। एक काम जो आपने शुरू किया है उसको सबसे पहले तो क्लियर गोल्स आपने बनाए ताकि आपको बीच में कन्फ्यूजन ना हो। तो अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखें और उसके बाद एक काम शुरू करें और उसको फिनिश करें। उसमें फेलियर्स आएंगे, कोई बात नहीं, आप फेल होंगे, लेकिन फेलियर को सिर्फ आप यूँ समझें कि वो लर्निंग प्रोसेस आपका, और उससे आपको शायद एक डायरेक्शन मिल रही है, डायरेक्शन चेंज कर लें लेकिन जाते रहें। तो सबसे पहली जो हैबिट है वो है साबित कदमी, और आप जमे रहें। अगर यानी उसमें आपको तरक्की मिल रही है तो उस प्रोजेक्ट को फिनिश करें। तो ये सबसे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप ले लें, अगर वो काम शुरू करते हैं तो उसको उसको हार नहीं मानते। हार तभी होती है जब आप मान ले कि मैं हार गया। तो वरना जो फेलियर्स होती हैं वो सिंपल आपके लिए फीडबैक है नेचर से, और उस प्रोजेक्ट से फीडबैक है कि आगे मत जाएं, यहाँ शायद सही ना हो तो आप रास्ता चेंज कर लें। तो फीडबैक से लर्न करना चाहिए। अगर जब फेलियर्स आए, वो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है। तो पहले तो ये आदत है। और दूसरी चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है। बेसिकली डिसिप्लिन सिंपली ये है कि जब आप क्लियर गोल्स आप बना लेते हैं तो फिर आप प्लान बनाते हैं कि मुझे यहाँ कैसे पहुँचना है, और उसको सिंपली फॉलो करने का नाम डिसिप्लिन है। तो अगर आपने गोल क्लियर बना लिए और आपने स्टेप भी बना लिए कि मुझे ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना है, एज लॉन्ग एज आप वो कर रहे हैं अपने डिफाइंड टाइम पर, आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो यही चीज़ जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने करना है वो करें और आप कामयाब होंगे। तो तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये कि आप जब भी कुछ शुरू करें तो अल्लाह पे यकीन रखें कि मैं मेहनत करूँगा और मैं कामयाब होऊंगा।
तो एक दफ़ा काम शुरू कर लिए तो किसी स्टेज पर ये ना सोचे कि शायद ये ना हो या ये नहीं हो सकता। फेलियर्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें। नेगेटिव जो थिंकिंग है वो आपको जहनी तौर पे भी बीमार करती है और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और आपकी टीम भी जो है वो सही काम नहीं करती क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं उन्हें। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया है अल्लाह पे तवक्कल रखें, मेहनत करें और आप कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ ये 3 की हैबिट्स हैं। ओके, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया। अच्छा, हम बात करते हैं जब स्ट्रेस की, हम जितनी बात करें कम है। और जब बात होती है स्ट्रेस की तो वो तो हमारी सोशल लाइफ को, हमारी फिजिकल लाइफ को, हमारी इमोशनल लाइफ हो या फाइनेंशियल कंडीशन हो, सब पर ही बहुत ज़्यादा वो दे रही होती है। तो ये हमारी क्या सक्सेस पर भी रुकावट बनती है ये चीज़? अगर हाँ तो किस तरह? जी, स्ट्रेस बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप जितना हायर जाते हैं स्ट्रेस उतना ज़्यादा होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ, फाइनेंसेस मैनेज करना, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं कामयाबी की सीढ़ियों पे आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो सक्सेसफुल पीपल है वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उनके पास कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो उससे डील करते हैं और स्ट्रेस को बुरा नहीं समझते, स्ट्रेस को साथ लेके चलते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस है उसके साथ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद जो है वो आपकी सेहत पर असर डालता है। अगर हम स्ट्रेस ना लें तो हम परफॉर्म भी नहीं कर सकते। मसलन अगर आपने कोई एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आप ये नहीं हो सकता कि आप स्ट्रेस ना लें और बहुत अच्छा एग्ज़ाम कर दें। आपको उस 3 घंटे के लिए स्ट्रेस्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पता है कि 3 घंटे बाद मैं फ्री हूँ। तो जो भी हम टास्क करते हैं स्ट्रेस बैड नहीं है, स्ट्रेस ज़रूरी है। अच्छा, आपने क्वेश्चन का जिक्र किया था कि क्या ऑल स्ट्रेसेस जो होते हैं, यानी जितने स्ट्रेसेस होते हैं, क्या सभी बुरे या ख़तरनाक होते हैं या कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं? तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिफ़ाइन करें आप। मीन्स के जो देखने वाले हैं वो सिर्फ इसको एक नेगेटिव चीज़ ना समझें। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जिस तरह एग्ज़ाम है, हमें पता है कि अगर मैं फर्स्ट के CSS का एग्ज़ाम है तो आप वो जो 2 माह या 6 माह तैयारी कर रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन आपको पता है कि एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो सकता है अगर मैं मेहनत करूं। तो उस स्ट्रेस का आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर, बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि आप में जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ील क्या कर रहे हैं आप। मसलन अगर एक कॉमन सी बात है कि अगर बच्चा होमवर्क कर रहे हैं और उसके साथ कोई उस्ताद या माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो ज़रा सी गलती पर उसको एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो स्ट्रेस में, लेकिन उसकी बॉडी हार्म भी हो रही है, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है उस दौरान, मुसलसल खौफ में ना, मुसलसल खौफ की कैफियत में। उसकी जगह अगर एक और बच्चा बैठा है, उसके माँ बाप इनकरेज कर रहे हैं उसको, करें बेटा फिनिश करें, वो रिलैक्स्ड है फिर भी वही काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान उसमें भी एक स्ट्रेस है, लेकिन वो फील जो कर रहे हैं ना, महसूस जो कर रहा है, वो खौफ महसूस नहीं कर रहा, वो सिर्फ चैलेंज महसूस कर रहा है, यूँ समझ लें। तो अगर स्ट्रेस मौजूद है और आप सिर्फ चैलेंज फील कर रहे हैं तो वो बैड स्ट्रेस नहीं है, वो ओके है, उसमें आपको हेल्थ पे इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड और खौफ की कैफियत में तो वो आप में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं यू स्ट्रेस, जो कि यूफोरिक जो है ना वो बेसिकली कंडीशन पैदा करता है, हम खुशी महसूस करते हैं। जब आप भागते हैं तो बॉडी स्ट्रेस में होती है, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा होता है। एक है डिस्ट्रेस, जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक टायर फ्लैट हो गया, पंचर हो गया, तो वो जो कंडीशन, आप कुछ भी कर लें अच्छा फील नहीं करेंगे उस टाइम। अब इस सिचुएशन में आगे पीछे ट्रक आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो डिस्ट्रेस है, वो बैड स्ट्रेस है। वो आपकी, चूँकि आप फील गुड नहीं कर रहे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो उसका थोड़ी देर के लिए आप पे बुरा असर होगा और आउटकम भी नज़र आ रहा है कि बुरा ही है। हाँ जी। तो स्ट्रेस जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस, एक अच्छा और एक बैड। ओके, ये जो आपने जिक्र किया, लोगों को खौफ होता है, इस वजह से भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो जैसे पास्ट में अगर कोई गलती हो, पछतावा हो या फेलियर बहुत ज़्यादा हो, तो ये किस तरह से स्ट्रेस क्रिएट करता है और ये सक्सेस की राह में किस तरह से हायल होता है? माजी में, मतलब अगर गलतियाँ की हो या माजी बहुत तल्ख हो, तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो ट्रॉमा है या वो जो सिचुएशन है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है। एक बहुत अच्छी किताब है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, योर बॉडी कीप्स द स्कोर, यानी आपकी बॉडी याद रखती है, वो भूलती नहीं है कि माजी में क्या हुआ था। तो बेसिकली यूँ समझ लें कि अगर पास्ट
में आपकी मतलब तल्ख यादें हैं या मुश्किल हालात थे, तो बॉडी उसको उस ट्रॉमा एक्सपीरियंस को रखती है और वो कभी खौफ की कैफियत में सामने आता है। यानी आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो ख्वाब में एकदम उठ बैठते हैं, डर जाते हैं, तो वो कोई ना कोई खौफ है उनके अंदर जो ट्रॉमा की सूरत में बचपन की किसी वाक़े की वजह से उनमें महफूज है। तो ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व करना लाजमी है। यानी एज लॉन्ग एज वो ट्रॉमा और आपकी बॉडी में स्टोर है, वो आपके लिए रुकावट, वो खौफ बना रहेगा। वो आपके हर अमल में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो आपके हर अमल में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और अगर हम किसी गोल की बात करते हैं तो उसको अचीव करने में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों को जब ऐसा कुछ फील हो जैसे रुकावटें महसूस हो रही होती हैं, तो एक लाइफ कोच से, एक साइकाइट्रिस्ट से, एक साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? और यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अगर फील करें तो वो ज़रूर कनेक्ट करें? बिल्कुल। होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी काउंसलर को, किसी साइकोथेरेपिस्ट को देख लें, तो या लाइफ कोच को। तो होता है कि इस डिस्कशन के दौरान आप उन वाक़यात को शेयर कर लेते हैं, उन वाक़यात को साइकोथेरेपिस्ट से या काउंसलर से या लाइफ कोच से शेयर करते हैं। जब आप शेयर करते हैं तो डिस्कशन के दौरान कुछ फीलिंग्स आती हैं जिसमें शायद वो जो बताने वाला है वो रो भी पड़ता है, तो वो सब एक्सप्रेस हो जाता है और निकल जाता है। और उसके बाद ज़ाहिर साइकोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, तो 3-4 सेशंस में आप एक सर्टेन ट्रॉमा को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उससे आपका मतलब खौफ ख़त्म। एक मैं सिंपल से मिसाल दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी वजह से बचपन में टफ हालात थे, बहुत ज़्यादा, अब यूँ समझे कि उन्हें फिजिकल अब्यूज़ हुआ फॉर एग्जांपल। अब बड़े होने के बाद चाहे वो ज़ाहिर है वो नॉर्मल प्यार का इजहार तो करते हैं माँ बाप से, लेकिन वो बचपन की यादें कहीं ट्रॉमा की सूरत में स्टोर हैं और जो कॉन्शियस माइंड में नहीं है। ये प्रॉब्लम है। वो कॉन्शियस उनसे पूछा जाएगा बट माँ बाप से नाराज़ हैं, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन सब कॉन्शियस में वो स्टोर है, वो यादें और वो तल्ख। बिल्कुल। तो इस तरह भी हुआ है कि कुछ साइकोथेरेपिस्ट ने ये कहा है कि पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि आप वालिद या वालदा की कब्र पे जाएं, उनके लिए दुआ करें और उसके बाद उन्हें कहेंगे मैंने आपको माफ़ किया इन सब चीज़ों के लिए और आप मुझे माफ़ कर दें। यानी ये उस कब्र पर खड़े होकर बातचीत भी कई दफ़ा ट्रॉमा रिजॉल्व कर देती है। तो बिल्कुल यानी रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद उनकी वो ब्लॉक हट जाए तो फिर सक्सेसेस आगे बहुत तेज़ी से आती हैं। तो बचपन के ट्रॉमास अगर हैं और आप महसूस करेंगे हैं तो उनका रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नाकाम रहेंगे, या फिर अगर लाइफ में इनिशियल स्टेज में यानी बचपन में अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो ज़िंदगी भर यानी वो बदकिस्मत खुद को ना समझें, बल्कि वो एक इस चीज़ को भी एक मेंटल कंडीशन समझें या फिर प्रॉब्लम समझें और उसको सॉल्व कर सकते हैं और बाकी तमाम लोगों की तरह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये क्वेश्चन कि क्या सक्सेस हासिल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, मेरे ख्याल में मैं इससे एग्री करता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल वो कहते हैं कि EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। तो EQ जो इमोशनल क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके IQ से। तो क्योंकि आज के दौर में जो सक्सेस है वो इससे भी मेजर होती है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जैसे जैसे आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं। जब चैलेंजेस बढ़ते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है और आप किस तरह इन चैलेंजेस पर और स्ट्रेस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर। सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना क्यों ज़रूरी है? ओके। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कामयाबी के लिए जब हम कामयाबियाँ हासिल करते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस बढ़ते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो जो उन सिचुएशंस में अगर हमारे अंदर इमोशन रेगुलेशन नहीं है, हम अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन और डिसीजन मेकिंग में कामयाब नहीं होंगे। तो कई दफ़ा सेटबैक्स आते हैं, कई दफ़ा नाकामियाँ आती हैं, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है बजाय रिएक्ट करने के और फ़ौरन गलत डिसीजन लेने के। तो इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने आप को समझना कि इस टाइम में जो डिसीजन ले रहा हूँ क्या मैं इमोशनल होकर ले रहा हूँ
या मैं बेस्ड ऑन एविडेंस जो है, जो मेरे पास डाटा है उसकी बुनियाद पे ले रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस यूँ समझ लें, इमोशन रेगुलेशन तो रिलेशनशिप्स में भी ज़रूरी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी, बच्चों के साथ भी। तो जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, तो हमें बेसिकली अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा कि इस सिचुएशन में मेरे किस किस्म के इमोशंस हैं और क्या इन इमोशंस के साथ मुझे सिचुएशन डील करना चाहिए या इसको अनदर मीनिंग देकर और बिल्कुल काम सिचुएशन में मुझे डील करना चाहिए। इमोशन रेगुलेशन जो है वो हमारी सक्सेस के साथ पार्ट एंड पार्सल है, बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ही अच्छा डिटेल में आपने जवाब दिया। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के को, ताकि वो भी स्ट्रेस फ्री रहें, यानी एटलीस्ट इतना स्ट्रेस लें जिससे उनको पॉजिटिव आउटकम मिले, और इसके अलावा सक्सेस हासिल करने के लिए कोई एक टिप बता दें उनको। मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस हासिल करने के लिए अगर मुझसे सिर्फ एक टिप मांगी जाए तो वो ये होगी कि पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट करें, और आपका हमारा लाइफ एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स अदर पीपल और सिचुएशंस उसको पॉजिटिव रखें, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। और अल्लाह ताला का एक हदीस कुदसी है कि जैसे मुझसे उम्मीद रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे, मीनिंग मोर और लेस। तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अल्लाह से मुस्बत की उम्मीद रखें कि मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो है डिसिप्लिन और अपने अंदर जो है वो साबित कदमी रखें। आप कुछ भी शुरू करें और उस पर गिव अप नहीं करें, आप मेहनत करते रहें और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस।